ओके, हेलो क्लास 12th। बेटा मैंने आपको बोला था कि हम रिवीजन शुरू करेंगे आपका ठोस अवस्था चैप्टर का। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी चेक पॉइंट 1.1 और 1.2। ठीक है, इस चेक पॉइंट्स का अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मैं आपको इन दोनों चेक पॉइंट्स के जो क्वेश्चंस हैं उसकी एक पिक आपके ग्रुप में, जो हमने क्लास 12th का ग्रुप बनाया है, उसमें शेयर कर दूँगी। ठीक है, और जिनके पास बुक है वो अपनी बुक में से ही क्वेश्चन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चेक पॉइंट 1.1 का पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ठोसों में अवयवी कणों की दीर्घ परासरी व्यवस्था पाई जाती है। देखिए, जब आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें आपको समझाया था कि हमारे पास जो ठोस हैं उनको हमने दो क्लासिफिकेशन किए हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह के लिए तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि दीर्घ परासरी व्यवस्था, दीर्घ परासरी व्यवस्था हमारे पास क्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है। ठीक है, और जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसके अंदर लघु परासरी व्यवस्था पाई जाती है। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार करते समय बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह रट्टा लगा के मत तैयार करिए, उसके आसपास का थोड़ा इधर उधर का इन्फॉर्मेशन भी प्रिपेयर करते जाइए। दीर्घ परासरी है क्रिस्टलीय ठोसों में और लघु परासरी है अक्रिस्टलीय ठोसों में। आपको इसका मीनिंग तो पता ही होगा। दीर्घ परासरी का मतलब इसके जो परमाणु होते हैं, जो भी इसके एटम्स होते हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक, दूर तक उनकी अरेंजमेंट फिक्स होती है क्रिस्टलाइन में। और जो लघु परासरी है मतलब छोटे छोटे टाइम के बाद, छोटे छोटे डिस्टेंस के बाद, छोटे छोटे अंतराल के बाद उनकी अरेंजमेंट बदल जाती है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, किस पदार्थ के भौतिक गुणों का भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होने का लक्षण किस प्रकार के ठोसों में पाया जाता है। देखिए, इसके लिए हमारे पास दो कैटेगरी होती हैं, एक तो एनआइसोट्रॉपिक और दूसरा होता है आइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि आपके पास जो ये पॉइंट लिखा हुआ है, किसी पदार्थ के भौतिक गुणों का भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होने का लक्षण। ठीक है, एनआइसोट्रॉपिक या विषम दैशिक, अलग अलग होना मतलब विषम। तो विषम दैशिक का मतलब ये है कि उस ठोस के जितने भी गुण होंगे, गुण मतलब गलनांक ले लो, आपके पास उसकी गलनांक हो जाती है, कठोरता हो जाती है, इन सब गुणों की जब बात कर रहे हैं तो ये गुण उनके अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वैल्यूज़ शो करेंगे। ठीक है, ये ऐसा जो गुण होता है, जो विषम दैशिक गुण होता है, ये पाया जाता है आपका क्रिस्टलाइन ठोसों में। ठीक है, इसी के साथ दूसरा जो सा है हमारा समदैशिक। समदैशिक मतलब अब हम इन गुणों की बात कर रहे हैं, जो ये हमारे भौतिक गुण हो गए, कठोरता, गलनांक वगैरह, ये जो भौतिक गुण हैं, अगर इनकी जो वैल्यू है ये भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होने का लक्षण ना हो, बल्कि सेम होने का लक्षण हो, उसे हम कहते हैं समदैशिक। ठीक है, ऐसा होता है आपका एमोर्फस सॉलिड्स में या अक्रिस्टलीय ठोसों में। तो क्रिस्टलीय ठोसों में भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है और अक्रिस्टलीय ठोसों में भिन्न भिन्न दिशाओं में सेम होती है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोसों वाली गुण को हम बोलते हैं समदैशिक और क्रिस्टलाइन वालों को हम बोलते हैं विषम दैशिक। तो आंसर नंबर 2 का, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट है, अतिशीतित द्रव को हम छद्म ठोस भी कहते हैं, क्यों। अतिशीतित द्रव, आपके पास जितने भी एमोर्फस सॉलिड्स हैं उनको हम अतिशीतित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। ऐसा क्यों होता है। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब कि ये वैसे तो ठोस हैं, मतलब एक्चुअल में जैसे आप जल को जब ठंडा करते हो, शीतित कर देते हो, तो वो क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है, तो वो ठोस अवस्था में बदल जाता है ना। लेकिन अतिशीतित द्रव का मतलब वो पूरी तरह ठोस नहीं बना है तो वो द्रव ही, परंतु वो इतना ठंडा वाली स्टेज में चला गया है कि वो जब बह रहा है तो उसका जो प्रवाह है उसकी दर बहुत 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 कम हो गई है, हमें देखने से पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो द्रव जो है वो प्रवाहित हो रहा होता है। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है इसका ग्लास, कांच। तो आपके पास अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, छद्म ठोस क्यों कहते हैं। छद्म ठोस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ठोस की प्रकार लगता है, लेकिन वो द्रव क्यों है वो मैंने आपको समझा दिया। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा होता है कि उनको हम अतिशीतित द्रव कहते हैं या छद्म ठोस कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया। अगला है, समदैशिक क्रिस्टलीय ठोस के दो उदाहरण दीजिए। देखिए, अभी पीछे मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते समय कि समदैशिक ठोस क्या होते हैं।
तो समदैशिक ठोस होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स या अक्रिस्टलीय ठोस। उसके कोई भी 2 उदाहरण दे देने हैं। अभी आपको अतिशीतित जो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने डिस्कस किया उसमें मैंने आपको ग्लास बता ही दिया था, तो ग्लास, साथ में कोई दूसरा एग्जाम्पल दे दो आप, प्लास्टिक। ठीक है, ये चेक पॉइंट 1.1 कंप्लीट हो गई बच्चों। और मैंने आपको बोला है कि सिर्फ डायरेक्ट 1 to 1 आंसर्स मत तैयार करना, क्लास 12th की तरह से आप थोड़ा इधर उधर का भी उससे पढ़ेंगे, समझ गए। मैं वीडियोस वैसे शेयर करूंगी आपको रिवीजन के लिए, जब तक हमारे पास टाइम है हम रोज़ वीडियोस शेयर करेंगे। जो रह जाएगा वो आपको खुद करना पड़ेगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपका सारा रिवीजन करा दूँ, ठीक है। तो अगेन मैं रिमाइंड करा रही हूँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगर आपकी क्लास किसी दिन नहीं भी हो पा रही है तो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अगर मैंने वीडियो शेयर कर दी है तो। क्लियर। आपकी क्लास के टाइम टेबल के अनुसार तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे ही देती हूँ, लेकिन अगर आपके टाइम टेबल से बिसाइड्स मैं कोई वीडियो शेयर कर देती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट चेक पॉइंट है तुम्हारा चेक पॉइंट 1.2। इसका पहला क्वेश्चन है KCl। KCl मतलब पोटाशियम क्लोराइड। NaCl इज सोडियम क्लोराइड। ये किस प्रकार के ठोस हैं? नाम से पता चल गया होगा, पोटाशियम क्लोराइड। छोटी क्लासेस में भी आपने बनाया है इनका स्ट्रक्चर। आयंस हैं ये। तो जो आयंस के ठोस होते हैं जिसमें एक धातु और एक अधातु होती है वो आयंस बनते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण करवाते हैं। ये वाले जो ठोस होते हैं इनको हम आयोनिक ठोस कहते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? ये आपके आयनिक ठोस की कैटेगरी में आएंगे। अगला है आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है परंतु ठोस अवस्था में नहीं होता। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जैसे सबने अपने घरों में नमक देखा होगा, नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड को हम नमक बोलते हैं। तो NaCl जब आपके पास ठोस अवस्था में है, जब आपने किसी बर्तन में नमक को ठोस अवस्था में रखा हुआ है, उसमें से आप विद्युत का प्रवाह करो, विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। लेकिन जब आप नमक का सोल्यूशन बना लेते हो, उसको पानी में जब घोल लेते हो या नमक को इतना गर्म कर दो कि वो गलित अवस्था में आ जाए, तो वो विद्युत का सुचालक बन जाता है, मतलब उसमें से विद्युत का प्रवाह पॉसिबल हो जाता है। अब ऐसा क्या हो रहा है कि ठोस अवस्था में तो नहीं कर रहा था लेकिन गलित अवस्था में वो कर रहा है। तो कारण क्या है कि आयंस तो उसमें ठोस अवस्था में भी उपस्थित हैं। आपके पास जो भी आयनिक ठोस होगा उस आयनिक ठोस के पास आयंस तो ठोस अवस्था में भी उपस्थित हैं और गलित अवस्था में भी उपस्थित हैं। लेकिन जब वो ठोस अवस्था में है तो उसके आयंस को मूव करने के लिए, स्थानांतरण करने के लिए जगह नहीं मिलती, वो मूव नहीं कर सकता, वो एक जगह पर कॉम्पैक्ट हो रखा है। तो आयनों की गति स्वतंत्र नहीं होती है, इसलिए वो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक बन जाता है। जब उसको गलित कर दिया तो वो मोल्टन स्टेट में आ गया, तो आयनों को मूव करने के लिए स्वतंत्र अवस्था मिल गई, ठीक है। अगला है किस प्रकार के ठोस गलन से पूर्व अपघटित हो जाते हैं। इसमें आता है बेटा आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ठोस? सहसंयोजक ठोस। यस, सहसंयोजक कोवलेंट सॉलिड्स जो होते हैं, कोवलेंट ठोस, सहसंयोजक ठोस हमारे पास, इनकी संरचना जो होती है वो त्रिविम संरचना, अगर आप देखोगे 3 डायमेंशनल संरचना होती है। तो 3 डायमेंशनल संरचना के कारण नेटवर्क तरह का इनका स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके कारण अगर हम इनको रख दें तो ये अपने गलन से पूर्व ही अपघटित हो जाते हैं, क्योंकि इनके गलनांक बहुत ऊंचे हैं। आप इनको गर्म करने चलोगे, गर्म करते करते जब तक इनका गलनांक आएगा उससे पहले ही इनका 3D अरेंजमेंट टूटना शुरू हो जाता है। तो किस प्रकार के ठोस गलन से पूर्व अपघटित हो जाते हैं, इसमें आप लिखेंगे सहसंयोजक ठोस, ठीक है। नेक्स्ट है परमाणुओं के मध्य केवल सहसंयोजक आबंध किस प्रकार के ठोसों में पाए जाते हैं। परमाणुओं के मध्य केवल सहसंयोजक आबंध, देखो नाम से ही क्लियर हो गया, सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध का मतलब सहसंयोजक ठोस, इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। अगला है ऐसे सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोसों के नाम दीजिए जो चिकना एवं विद्युत का सुचालक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सहसंयोजक ठोस जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, और यहाँ पे उन्होंने सुचालक पूछ लिया। इसमें एक अपवाद है, केवल आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसा ठोस है जो सहसंयोजक होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, और वो चिकना होता है। ये तो आपने सबने देखा होगा, पेंसिल के सामने की लेड देखी है ना, वो कैसी सॉफ्ट सी होती है, चिकनी सी होती है, तो वो ग्रेफाइट की बनी हुई लेड होती है, ठीक है। पेंसिल सबके पास घरों में होगी, मेरे पास अभी इस समय यहाँ पे, यस ये वाला पॉइंट मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये वाला पॉइंट
ठीक है। पेंसिल का जो ये लेड होता है ये ग्रेफाइट से बनता है, और ग्रेफाइट इसको आप छू के देखो, इसका टुकड़ा तोड़ के या पाउडर करके हाथ पे रब करके देखना कितना सॉफ्ट चिकना सा हो जाएगा ये। तो ये वाला जो सॉलिड है, जो ग्रेफाइट है, ये आपका अपवाद है, ये सहसंयोजक ठोस है जो विद्युत का सुचालक है। इसके बिसाइड जितने भी सहसंयोजक ठोस हैं वो सब विद्युत के कुचालक हैं। नेक्स्ट, धात्विक ठोस चमकीले एवं विशिष्ट रंग के होते हैं, क्यों? धात्विक ठोस में सारे धातुएं आ जाएंगी आपके पास, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। किसी भी धातु के बारे में सोचो आप, उसका रंग देख सकते हो ना, कॉपर का रंग अलग होता है, थोड़ा रेडिश ब्राउन सा होता है, गोल्ड का थोड़ा पीला सा कलर होता है। तो सभी धातुओं के जो कलर होते हैं, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इनके पास विशिष्ट रंग क्यों होता है। देखो, धातुओं के पास जितनी भी हमारी ये धातुएं हैं ये सब डी ब्लॉक कैटेगरीज में आ जाती हैं। डी ब्लॉक आपने 9th में सीखा होगा, अगर भूल गए हो तो अगेन 9th वालों 11th में सीखा होगा। अगर भूल गए हो तो 11th वालों की जो वीडियोस अपलोड होती हैं आप वहाँ से रेफ़र कर लो। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हर बार जो वीडियो डालूंगी, देखो मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो डालूंगी, वो आपकी 11th में भी काम आ सकती है, 12th में भी काम आ सकती है, और कुछ वीडियोस मैं ऐसी भी शेयर करने वाली हूँ अब जो आपको 12th के बाद अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारियों में भी काम आएगी, ठीक है। तो डी ब्लॉक के बारे में आप वहाँ से सर्च कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाले जो ठोस होते हैं चमकीले और विशिष्ट रंग के क्यों होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये गतिशील होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके अपने से हायर लेवल में जाते हैं तो वो फिर वापस जंप करेंगे एक्साइटेड स्टेट से, दोबारा नॉर्मल स्टेट में आएंगे ना। वो जब वो नॉर्मल स्टेट में जंप करते हैं उस वजह से वो कुछ ऊर्जा निकालते हैं, और ये वाली ऊर्जा एक रंग प्रदान कर देती है। तो यहाँ पर आप कारण में क्यों लिखेंगे? क्योंकि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने डी ऑर्बिटल्स में जंप करते हैं, और जंप करने के बाद ये ऊर्जा जब अपने नॉर्मल स्टेट में आएंगे तो ये ऊर्जा निकालते हैं, जिसकी वजह से उन धातुओं का एक रंग आ जाता है, ठीक है। ये चेक पॉइंट 1.2 हो गया। अब इसके बाद की रिवीजन का शेड्यूल जो भी होगा उसके मैसेज मैं आपको कर दूंगी, और कुछ भी क्वेरीज अगर इसके बाद भी रह गई हैं तो आप मुझसे पूछ लेना। अगर ग्रुप की सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी तो आप पर्सनल वाले जो हमने अलग से ग्रुप बनाया है केमिस्ट्री का, आप उसमें भी पूछ सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू।